नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सनराइजर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल वीडियो नहीं आ पाई थी कुछ टेक्निकल कारण के कारण। आज हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल आपको देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स। ठीक है, इसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है। आज पूरा अगस्त महीने का जो करंट अफेयर्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जुलाई और अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन कर लीजिएगा और हम लोग इसके बाद सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए आज आज का जो पहला पॉइंट है, भारत को 69वां ग्रैंड मास्टर मिला है। ये ग्रैंड मास्टर किसमें होता है? ग्रैंड मास्टर तो शतरंज याद रखिएगा, जो दिमाग का खेल बोला जाता है। ठीक है, इस शतरंज में ठीक है ग्रैंड मास्टर होते हैं। भारत को 69वां ग्रैंड मास्टर अगस्त में मिला था। उनका नाम है हर्षित राजा। क्या नाम है? हर्षित राजा। हर्षित राजा, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पूना के रहने वाले हैं। इनकी उम्र कितनी है? 20 साल है। 20 साल है। ये पूना के रहने वाले हैं। इनकी उम्र कितनी है? 20 साल है। अभी हाल ही में 17वां ग्रैंड मास्टर, ठीक है, हमको मिल गया है, जिनका नाम है ऋत्विक राजा। ऋत्विक राजा, ठीक। ये वारंगल, तेलंगाना में पड़ता है वारंगल, ठीक है, वहां के रहने वाले हैं और इनकी उम्र कितनी है? 17 साल। ठीक। ग्रैंड मास्टर के बारे में हम लोग इसके पहले भी वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारत के कौन से हैं। तो उनका नाम है अभिमन्यु अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा। ये इस समय कहाँ रहते हैं? यूएसए में रहते हैं। इन्होंने, ठीक है, सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब जीता है, लगभग 12.5 वर्ष। 12.5 वर्ष में। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन हुए थे? ठीक है, तो 1989 में चेन्नई के विश्वनाथन आनंद ने, ठीक है, पहला ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था, जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? चेन्नई के रहने वाले थे। ठीक है, ये ग्रैंड मास्टर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? शतरंज जो खेल होता है उसमें दिया जाता है। विश्वनाथ आनंद के बारे में आपको बताया था कि भारत का पहला जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, इन्होंने ही जीता था। पहले उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन अब उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। एम्स। अगला पॉइंट है एम्स। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसको बोलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। एम्स, ये दिल्ली की बात हो रही है, जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये कब स्थापित हुआ था? तो 1956 में ये स्थापित हुआ था। इस एम्स जो दिल्ली में स्थित है, इसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, इन्होंने, याद रखिएगा, दिल्ली का जो एम्स है, ठीक है, उसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भारत की पहली स्वास्थ्य महिला मंत्री थी। ठीक है, 1956 में क्या हुआ था? एम्स स्थापित हुआ था। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि एम्स में, ठीक है, भारत का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें भारत का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें फायर स्टेशन, ठीक है, स्थापित किया गया है। फायर स्टेशन स्थापित किया गया है। भारत का पहला, याद रखिएगा, भारत का पहला ऐसा ये हॉस्पिटल है जिसमें फायर स्टेशन स्थापित किया गया है आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए। चलिए, हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा। एक तो 69वां ग्रैंड मास्टर हमको कौन मिला? तो हर्षित राजा, पूना के रहने वाले हैं, 20 साल के। ठीक है, 17वां भी हमको मिल चुका है, जिनका क्या नाम है? ऋत्विक राजा। ठीक है, वारंगल के रहने वाले। वारंगल कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले कौन है? अभिमन्यु मिश्रा है, लगभग 12.5 साल में, 12 वर्ष की उम्र में ही, ये याद रखिएगा, ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत चुके हैं। 1989 में भारत के पहले व्यक्ति थे विश्वनाथ आनंद, जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। ये चेन्नई के रहने वाले थे। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि एम्स क्या है? तो याद रखिएगा, ये हॉस्पिटल है एम्स, जो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसको स्थापित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। ये स्थापित कब हुआ था? 1956। ठीक है, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि वहां पे भारत का ये पहला ऐसा हॉस्पिटल बना है जिसमें फायर स्टेशन स्थापित किया गया है आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए। चलिए दोस्तों, अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं।
अगला पॉइंट है भारत नेट। अगला पॉइंट है भारत नेट प्रोग्राम। भारत नेट प्रोग्राम। भारत नेट प्रोग्राम, ठीक है, लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। उद्योग मंत्रालय के द्वारा भारत नेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है इस समय? ठीक है, पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है। इस योजना को शुरू करने का मेन पर्पज क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, भारत के 6000 गांवों को, भारत के 6000 गांवों को नेट कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2024 तक। 2024 तक याद रखिएगा, 6000 गांवों को नेट कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है भारत नेट प्रोग्राम के तहत। इसको शुरू किसने किया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसको शुरुआत कौन की है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है इसमें? पीयूष गोयल। इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है द ड्रीम ऑफ revolution, the dream of revolution, a biography of जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ए ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये किताब आई है। इस किताब को लिखा है विमल और सुजाता। इन दोनों ने मिलकर लिखा है, विमल और सुजाता प्रसाद ने। ठीक है, इन दोनों ने, ठीक है, इस किताब को लिखा है। यह किताब किस महापुरुष की जीवनी पे आई है? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के संघर्षों की ये दास्तान है, ठीक है, जो बताया गया है इस किताब के माध्यम से। जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो भारत के महान नेता थे। भारत के ये महान नेता थे। इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। लोकनायक, ठीक है, लोकनायक के नाम से जाना जाता था इनको। इनका जन्म 1902 में, ठीक है, बिहार का एक जिला है सारण जिला, ठीक है, बिहार में ये पड़ता है, वहां पे हुआ था। ठीक है, इनको लोक नायक के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो कांग्रेस के विपक्ष दल के नेता के रूप में ये याद रखिएगा, याद किए जाते हैं। इन्होंने सामना किया था जयप्रकाश नारायण ने। इनको 1965 में एशिया का जो नोबेल पुरस्कार माना जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1965 में। 1965 में और 1999 में याद रखिएगा, मरणोपरांत इनको भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न इनको दिया गया था जयप्रकाश नारायण। इन्होंने भारत के विकास के लिए सर्वोदय योजना भी लॉन्च की थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, दलित बंधु योजना। अगला पॉइंट है दलित बंधु योजना। दलित बंधु योजना ये शुरू की गई है, लॉन्च की गई है। तो किस राज्य सरकार की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार की है। ये दलित बंधु योजना तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है, दलित बंधु योजना। ठीक है, इसमें जो दलित, जो SC/ST वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनको स्वरोजगार शुरू करने के लिए तेलंगाना की राज्य सरकार 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देगी। 10 लाख रुपए क्या करेगी? आर्थिक सहायता देगी। ठीक है, किसके लिए? स्वरोजगार शुरू करने के लिए, मतलब उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए, ठीक है, उनको प्रोत्साहन राशि देगी। स्वरोजगार आप शुरू कीजिए, ठीक है, आपको 10 लाख रुपए मिलेगा अगर आप दलित समुदाय से आते हैं। दलित बंधु योजना के अंतर्गत किस कौन देगी? तेलंगाना की राज्य सरकार देगी। तेलंगाना के CM इस समय कौन है? चंद्रशेखर
राव इस समय, याद रखिएगा, तेलंगाना के सीएम है। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो तमिलसाई सुंदरराजन, ठीक है, यहाँ के क्या है? गवर्नर है। दलित बंधु योजना का मतलब आप लोग समझ गए, ठीक है, कि ये तेलंगाना राज्य के सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें दलित बंधुओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने 500 करोड़ का बजट पास किया है। 500 करोड़ का क्या किया है? बजट पास किया है। तो इस बात को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आते हैं, द कपिल शर्मा स्टोरी। एक पुस्तक आई है, द कपिल शर्मा स्टोरी। द कपिल शर्मा स्टोरी, इसको लिखा है अजिताभ बोस ने, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, मातृ देवी शक्ति अभियान। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये काफी चर्चा में था। आप लोग जानते होंगे कि अभी कुछ समय पहले, ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अफगानिस्तान की सरकार को अपदस्थ कर दिया, मतलब उनको अपने पद से हटा दिया और पूरे अफगानिस्तान पे, ठीक है, तालिबानियों का क्या हो गया? कब्जा हो गया। तो भारत की सरकार ने भारत के लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, ये ऑपरेशन चलाया गया था। इस वजह से ये चर्चा में रहा है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, वैश्विक युवा दिवस, ठीक है, वैश्विक युवा दिवस। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, सॉरी दिवस नहीं है, इंडेक्स है, 2021, ठीक है। वैश्विक युवा विकास सूची जारी की गई है 2021 में। किसने जारी की है? तो लंदन की एक संस्था है, याद रखिएगा, उसका नाम है कॉमनवेल्थ सचिवालय के द्वारा, ठीक है, इस सूची को जारी किया गया है। इसमें टोटल 181 कितने देश शामिल हैं? 181 देश इसमें शामिल है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत की जो पोजीशन इस समय है, ठीक है, 122 नंबर पे है, ठीक है। क्या है? 122 नंबर पे भारत है, ठीक है। भारत कहाँ पे है? 122 नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है यहाँ पे इसमें? तो पहले नंबर पे याद रखिएगा, पहले नंबर पे इसमें सिंगापुर, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब याद रखिएगा। ये सिंगापुर पहले नंबर पे है, नॉर्वे दूसरे पे है, डेनमार्क क्या है? तीसरे पे। लास्ट के 3 देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, एक है सीरिया, दूसरा है अफगानिस्तान, ठीक है, और नाइजर, एक अफ्रीका का देश है नाइजर, ठीक है। ये सब लास्ट पोजीशन बरकरार रखे हैं और टॉप पे कौन है? सिंगापुर है, नॉर्वे है और डेनमार्क है। ये सब टॉप के देश हैं। और भारत की पोजीशन क्या है? 122 नंबर पे। टोटल कितने देश थे? 181 देश थे, ठीक है। तो ये ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 कौन जारी किया? तो कॉमनवेल्थ सचिवालय ने जारी किया, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी शामिल की गई। एक तो याद रखिएगा, ठीक, एक इसमें जो है 15 साल से लेकर 35 साल के लोगों के बीच को शामिल किया गया, उम्र यही थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि उनके बारे में देखा गया कि 15 साल से लेकर 35 साल के बीच के लोग, उनकी शिक्षा कैसी है, एजुकेशन कैसा है उनका, ठीक है, इस पॉइंट पे अध्ययन किया गया। तीसरा याद रखिएगा, उनका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, मतलब कार्य करने की क्षमता उनके अंदर, किस देश के युवाओं में कार्य करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, किस देश के युवाओं की शिक्षा बेहतर है,
बेहतर है, ठीक है। किस उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया गया, तो 15 से 35, ठीक है। ये 3 कैटेगरी के आधार पर देशों की रैंकिंग निर्धारित की गई है कॉमनवेल्थ सचिवालय के द्वारा, जो कहाँ पे स्थित है, लंदन में स्थित है, ठीक है। इस पोजीशन में टोटल 181 देश शामिल हुए। इन 181 देशों में भारत की जो पोजीशन है, भारत का जो युवा है विश्व में 122 नंबर पे आता है। पहले नंबर पे सिंगापुर का आता है, दूसरे पे नॉर्वे का, तीसरे पे डेनमार्क का, और अंतिम कौन है, सीरिया, अफगानिस्तान और नाइजर के आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है नेशनल, एक मिनट दोस्तों देखिए, अगला पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको हिंदी में बोलते हैं नई शिक्षा नीति। ये कब आई थी, तो 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। इसके पहले की जो शिक्षा नीति थी कब आई थी, तो 1986 में आई थी, ठीक। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है कि 2040 तक भारत में शिक्षा की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करना है। शिक्षा की व्यवस्था में क्या करना है, बदलाव करना है, ठीक है। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये बात बोली गई है कि भाई जो बच्चे हैं, ठीक है, वो उनको प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही देना है, सॉरी, ठीक है। जो बच्चे हैं छोटे, ठीक है, उनको प्रारंभिक शिक्षा जो है, उनकी जो प्राथमिक स्तर पे जो एजुकेशन है उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ठीक है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया, ठीक है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी को अपनाने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो कौन बना है, कर्नाटक, अपने यहाँ लागू करने वाला, ठीक है। इसी पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि यही क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि शिक्षा किस सूची का विषय है, शिक्षा किस सूची में है, तो समवर्ती सूची, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति इसलिए चर्चा में थी कि क्योंकि कर्नाटक इसको अपनाने वाला, ठीक है, भारत का पहला राज्य बना है, अपने यहाँ लागू किया है नई शिक्षा नीति को। इसका उद्देश्य यही है कि 2040 तक भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या करना है, हमको बदलाव करना है, ठीक है। इस नई शिक्षा नीति में एक बात बोली गई है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन है, तो इसको समझिएगा दोस्तों। भारत का जो पहला वाटर प्लस शहर है, इसको इंदौर बना है, इंदौर। आपको पता है ये लगातार 4 सालों से, ठीक है, स्वच्छता के मामले पे भारत में टॉप पे रहा है इंदौर, ठीक है। वाटर प्लस का मतलब ये हुआ कि उस शहर के अंदर जो नदियां हैं, जो तालाब हैं और प्लस नालों, जो नाले होते हैं शहरों के अंदर, नालों, ठीक है, इन सब की सफाई कैसी है, ठीक है, उसी को वाटर प्लस बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो याद रखिएगा इस शहर के अंदर, ठीक है, पहले से ही स्वच्छता का पर्यावरण तैयार था, 4 साल से ये पूरे भारत में, ठीक है, ये शहर सबसे टॉप पे रहा, ठीक। अब उसके यहाँ, ठीक है, नदियां और तालाबों और नालों की भी अच्छे ढंग से सफाई होती है। इस वजह से, ठीक है, भारत का शहरी और आवास जो मंत्रालय है, ठीक है, इंदौर को भारत का पहला, ठीक है, वाटर प्लस शहर घोषित किया है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन। अगला पॉइंट ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल, ठीक है। ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल, ठीक है, इसको किसने जारी किया है, तो गुजरात सरकार ने जारी किया है। किसने,
गुजरात की गवर्नमेंट ने, गुजरात की सरकार ने इसको जारी किया है, ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल को। ठीक है, गुजरात की सरकार ने जारी किया है। यहाँ का सीएम कौन है? ठीक है, तो विजय रूपाणी, विजय रूपाणी, विजय रूपाणी यहाँ के सीएम है। ठीक है, गवर्नर कौन है यहाँ के? तो आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है? गवर्नर है। ठीक है, इस ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल में है क्या? तो इसमें 52 प्रकार की सेवाओं को शामिल किया गया है। 52 प्रकार की सेवाओं को शामिल किया गया है, सेवाओं को शामिल किया गया है। टोटल 162 नगर पालिका, नगर पालिका 162 नगर पालिका और 8 नगर निगम को, नगर निगम 8 नगर निगम को, ठीक है, मिलाकर 170 स्थानों को क्या किया जाएगा? इस एप्लीकेशन माध्यम से कवर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा गुजरात सरकार बोलती है, जिनके सीएम कौन है? विजय रूपाणी है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 52 प्रकार की जो आपको सेवाएं हैं, ठीक है, घर बैठे आसानी से मिलेंगी। अगर इसके 52 प्रकार की सेवाओं में कोई कंप्लेन होती है, कोई शिकायत होती है, तो आसानी से घर बैठे आप क्या करते हैं? दर्ज करा सकते हैं, उस पर सुनवाई की जाएगी। ठीक है, जैसे संपत्ति कर हुआ, जल का कोई मसला हुआ, या आपको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, नाली की कोई व्यवस्था, नाली के मामले में कोई शिकायत है, कंप्लेन है, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कुछ 52 प्रकार की हैं, ठीक है, सेवाएं हैं जो आपको क्या है? उपलब्ध कराई जाएंगी। इसको किसने लॉन्च किया है? सीएम विजय रूपाणी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग, यूएनओ। यूएनओ इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त राष्ट्र संघ इसको बोलते हैं। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ठीक है, यूएनओ को याद रखिएगा क्या बोला जाता है? विश्व की संसद के नाम से जानते हैं, विश्व की संसद, ठीक है, नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि यूएनओ ने 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का वर्ष घोषित किया है। साथ साथ बाल श्रम जो है, बाल श्रम निषेध का भी वर्ष क्या किया है? घोषित किया है। बाल श्रम निषेध का वर्ष भी 2021 को घोषित किया है। साथ साथ फल व सब्जियों का, ठीक है, सब्जियों का भी वर्ष 2021 को घोषित किया है। याद रखिएगा 2021 को यूएनओ ने, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का वर्ष, बाल श्रम निषेध का वर्ष और फल एवं सब्जियों का वर्ष इसको घोषित किया है। आप लोग जानते होंगे कि 21 सितंबर को यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कब? 21 सितंबर को। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हम लोगों का स्काई ट्रैक्स। एक संस्था है लंदन की। कहाँ पे स्थित है ये? स्काई ट्रैक्स लंदन में स्थित है। इन्होंने, ठीक है, विश्व के 100 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची जारी की है। विश्व में 100 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची जारी की है, उनको रैंकिंग प्रदान की है। ठीक है, कि वहाँ की सुविधाएं कैसी हैं, ठीक है, मॉडर्निटी वहाँ पे कैसी है, ठीक, उसके आधार पर इन्होंने, ठीक है, देशों को रैंकिंग प्रदान की है। ठीक, इस स्काई ट्रैक्स की नंबर 1 की सूची में जो विश्व का पहला हवाई अड्डा आया है उसका नाम है हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे स्थित है? तो हमाद याद रखिएगा कतर की राजधानी दोहा,
ठीक है, कतर की राजधानी दोहा। जो हम लोग पढ़े थे, याद रखिएगा, जो हम लोग पढ़े थे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इसी के बगल में एक देश है कतर। ठीक है, कतर। कतर की ही राजधानी क्या है? दोहा है। इस दोहा में, ठीक है, हमारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसको स्काई ट्रैक्स ने अपने यहाँ, ठीक है, अपनी सूची में नंबर 1 पोजीशन पे रखा है। ठीक, दूसरे नंबर पे हनोद है। हनोद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? जापान में स्थित है, इसको रखा गया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे चांगी, चांगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? सिंगापुर, सिंगापुर, इसको तीसरी पोजीशन दी गई है। पिछली बार याद रखिएगा, चांगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था 2020 में स्काई ट्रैक्स की सूची में नंबर 1 पे था, लेकिन इस बार, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे किसको आया, कौन आया है? तो हमारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आया है, जो कतर की राजधानी दोहा में स्थित है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? हनोद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो जापान में स्थित है। ठीक, ये चर्चा में इसलिए है कि क्योंकि ये भारत के भी 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को अपनी सूची में शामिल किया है। भारत के 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया है, अपनी सूची में शामिल किया गया है। वो 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, पहले नंबर पे जो है, ठीक है, पहले नंबर पे जिसको इसने जो रैंकिंग दी है भारत का, अपनी सूची में इसने 50वीं रैंकिंग दी है, 50वें नंबर पे है। उस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, इसको 50वें नंबर पे, ठीक है, शामिल किया गया, जो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। दूसरे याद रखिएगा, दूसरा जो 64 नंबर पे आता है इनकी सूची में, उसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को, ठीक है, इन्होंने 64वां नंबर दिया है। 65 नंबर पे इन्होंने मुंबई हवाई अड्डे को शामिल किया है, मुंबई हवाई अड्डे को, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को शामिल किया है। और 71 नंबर पे बंगलुरु में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसको 71वां नंबर दिया है। तो भारत में सबसे टॉप पे कौन था? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था, जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, स्काई ट्रैक्स ने अपनी सूची में इसको कौन सा स्थान दिया है? 100 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के बीच में, तो 50वां दिया है। उसके बाद हैदराबाद को 64 नंबर पे रखा है, मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 65 नंबर दिया, 65 पे रखा है, और बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 71 के स्थान पे रखा है, 71वें स्थान पे रखा है। चलिए दोस्तों, अब अगले पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का राष्ट्रीय सैटेलाइट उद्यान, सैटेलाइट उद्यान। भारत का पहला सैटेलाइट से लैस, ठीक है, पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो बना है वो काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक, इसको यहाँ पे याद रखिएगा, असम की सरकार ने 17 लाख रुपए में 10 सैटेलाइट फोन खरीदे हैं, 10 सैटेलाइट फोन खरीदे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो अवैध शिकार है, अवैध जो शिकार होते हैं, अवैध शिकार को रोकने के लिए और शिकारियों पे नजर रखने के लिए असम की सरकार ने 17 लाख में 10 सैटेलाइट फोन खरीदे हैं, जो काजीरंगा नेशनल पार्क पे क्या है, निगरानी के लिए स्थापित किए जाएंगे। ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो असम में स्थित है। ठीक है, मांजुली द्वीप पे। कहाँ पे? मांजुली नदी द्वीप, जो है ब्रह्मपुत्र के बीच में। ये काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? तो एक सींग गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, ये क्या है? पसंद है। इसको इंग्लिश में गैंडे को क्या बोलते हैं? राइनो बोलते हैं हम लोग। एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 1985 में यूनेस्को ने, आपको बताया है कि यूनेस्को क्या है?
यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत स्थल में इस नेशनल पार्क को जगह दी थी। 2006 में असम की सरकार ने इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया है, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क घोषित किया है 2006 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तपस, तपस ये क्या है? तो एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल है। तपस जो है एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र सिंह इसको क्या किया है? लॉन्च किया है तपस को। ठीक है, इसका मेन पर्पस काम क्या है? तो ये प्रशिक्षण प्रदान करेगा। किस मामले में प्रशिक्षण प्रदान करेगा? ठीक, तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, नशीली दवाइयों को रोकने के लिए, ठीक है, ये प्रशिक्षण प्रदान करेगा। दूसरा, बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए, बुजुर्गों की देखभाल कैसे की जाएगी, ठीक है, ये पोर्टल बताएगा तपस। तीसरा, जो सामाजिक स्टेटस है ट्रांसजेंडरों का, ठीक है, ठीक है, आप लोगों की नजर में, ठीक है, उसमें बदलाव लाने के लिए उसका परीक्षण देगा कौन? तपस। ठीक है, तो तपस याद रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है कि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आपको क्या करेगा? प्रशिक्षण प्रदान कराएगा। किन विषयों पे प्रशिक्षण देगा? तो नशीली दवाइयों की रोकथाम कैसे करनी है, बुजुर्गों की देखभाल कैसे करनी है, और ट्रांसजेंडरों के सामाजिक अस्तित्व में सुधार कैसे करना है, इसका ये क्या करेगा? परीक्षण देगा। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, कारखानदार योजना। ठीक है, ये किसने शुरू की है? तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। जम्मू एंड कश्मीर में जो हथकरघा उद्योग है, हथकरघा उद्योग मतलब जो ऐसे उद्योग, ऐसे इंडस्ट्री, ठीक है, जिसका निर्माण हाथों से किया जाता है, ठीक है, उसको हथकरघा उद्योग बोलते हैं। इसमें मेन रूप से बुनकर जो होते हैं, ठीक है, बुनकरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनके कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है, कारखानदार योजना शुरू की है। अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कल्याण सिंह का नाम आप लोग जानते होंगे अच्छे से। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म जो है अलीगढ़ में हुआ था, इनका जन्म। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये उत्तर प्रदेश के 1991 और 92, फिर उसके बाद 1997 से लेकर 99 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की ये राज्यपाल भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश व राजस्थान के ये क्या रहे हैं? राज्यपाल भी रहे हैं। इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की बात की जा रही है, इस पे सहमति बनी है कि अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या किया जाए? हरिगढ़। ठीक, तो कल्याण सिंह का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये अलीगढ़ के रहने वाले थे। 2 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 91, 92 और 97 से 99 तक। और ये साथ राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के ये क्या बने थे? राज्यपाल भी रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे ये, बीजेपी के ये क्या थे? प्रमुख नेताओं में शामिल थे। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, सेफ सिटीज इंडेक्स। सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 ये जारी किया गया है। इसमें 60 शहरों को शामिल किया गया है। 60 शहरों को शामिल किया गया है। नंबर 1 की पोजीशन जिसको दी गई है वो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ठीक है, डेनमार्क की राजधानी। दूसरे नंबर पे कनाडा का एक शहर है टोरंटो। तीसरे नंबर पे सिंगापुर को शामिल किया गया है। इसमें सिंगापुर को, भारत के भी 2 शहर शामिल हुए हैं। 48वें नंबर पे नई दिल्ली को स्थान दिया गया है, और 50वें नंबर पे मुंबई को,
मुंबई को इसमें शामिल किया गया है। जो अंतिम स्थान पे था 60वें नंबर पे, ठीक है, वो म्यांमार का एक शहर था यंगून। कौन था? यंगून। इसको 60वां स्थान मिला है। टोटल 60 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। एक उनकी क्वालिटी के हिसाब से ये इंडेक्स तय किए गए थे कि कहाँ किस शहर में रहना सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाएगा पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व में याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में, ठीक है, इसको पहला स्थान दिया गया कि ये सर्वाधिक सुरक्षित शहर है। उसके बाद टोरंटो कनाडा का, फिर उसके बाद सिंगापुर है। ठीक, भारत के भी 2 शहर इसमें शामिल है। 48 नंबर पे कौन आता है? नई दिल्ली आता है, और 50 नंबर पे कौन आता है? मुंबई आता है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का एकेडमिक वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी 2021। एकेडमिक वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी 2021, ये जारी किया जाता है। शंघाई एक कॉर्पोरेशन है, आपको अच्छी तरह पता होगा। शंघाई कंसल्टेंसी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 2021 में ये रिपोर्ट आई है। विश्व के 500 विश्वविद्यालयों को लेकर ये सर्वेक्षण किया गया है। उसमें जो नंबर 1 विश्वविद्यालय हुआ है, जो नंबर पहली रैंकिंग हासिल किया है, वो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो यूएसए। दूसरा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? यूएसए। तीसरा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? लंदन। कहाँ पे स्थित है ये? लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ये टॉप 3 विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, जिनको रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का जो सबसे टॉप किया है उसको 275 नंबर पे रखा गया है, और उसका नाम है IISc, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसको बोलेंगे भारतीय विज्ञान संस्थान। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी इसकी स्थापना IISc की, ठीक है। किसके सहयोग से हुई थी? जमशेद टाटा के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। IISc को भारत में, ठीक है, विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। ओवरऑल ये किस नंबर पे है? 275 नंबर पे है। किसने जारी किया था? एकेडमिक वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, 2021 ये आई है। किसने जारी किया? शंघाई कंसल्टेंसी ने इसको जारी किया। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। अगला पॉइंट है हम लोगों का मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021। ये याद रखिएगा, गुआम के तट पे हुआ। ये गुआम का तट कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। और किस देश में पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। इस मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ये नौसैन्य का अभ्यास है। ये इसमें कितने देश शामिल थे? तो 4 देश शामिल थे। कौन कौन से? एक था अमेरिका, दूसरा था ऑस्ट्रेलिया, तीसरा था जापान, और चौथा कौन सा देश था? इंडिया था। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं हम लोग 12 अगस्त। इस दिन याद रखिएगा, यूएनओ क्या मनाता है? यूएनओ के द्वारा कौन सा दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को।
ठीक है। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे, भारत को में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी जयंती में? स्वामी विवेकानंद की जयंती में इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था विवेकानंद का? तो नरेंद्र दत्त। क्या नाम था इनका? नरेंद्र दत्त। स्वामी की उपाधि इनको किसने दी? तो याद रखिएगा, खेतड़ी के राजा ने। किसने दी? खेतड़ी के राजा ने, ठीक है, इनको स्वामी की उपाधि दी। ठीक है। 1893 में इन्होंने, ठीक है, शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में, ठीक है, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। विश्व धर्म सम्मेलन में, ठीक है, भाग लिया था। हिंदू धर्म का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं राजकीय बाल विद्यालय। अगला पॉइंट है राजकीय बाल विद्यालय। राजकीय बाल विद्यालय। राजकीय बाल विद्यालय का नाम बदलकर दिल्ली की सरकार ने, क्योंकि ये विद्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। तो दिल्ली की सरकार ने राजकीय बाल विद्यालय का नाम बदलकर रवि कुमार दहिया विद्यालय कर दिया है। और रवि कुमार दहिया के बारे में आप लोग जानते हैं कि 57 केजी भार वर्ग में रेसलिंग में इन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल, मतलब रजत पदक दिलाया है। सिल्वर मेडल, रजत पदक दिलाया है। चलिए अगला है जायर अल बहर युद्धाभ्यास 2021। ये 9 अगस्त से 14 अगस्त तक ये युद्धाभ्यास चला है। कहाँ पे चला है? तो फारस की खाड़ी में। फारस की खाड़ी में ये युद्धाभ्यास हुआ है नौसेना के बीच में। किन किन देशों के बीच में? तो भारत और कतर के बीच में। भारत और कतर देश के बीच में हुआ है। ये दूसरा, ये याद रखिएगा, ये दूसरा नौसैनिक अभ्यास था जो भारत और कतर के बीच में, ठीक है, आयोजित किया गया है। अगला है सरभजा और सरपुरिया। सरभजा व सरपुरिया नामक मिठाई को पश्चिम बंगाल का जीआई टैग मिला है। सरभजा व सरपुरिया एक प्रकार की मिठाई है जो पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, उनको पश्चिम बंगाल का जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अगला पॉइंट है एनिमल बर्थ कंट्रोल। एनिमल बर्थ कंट्रोल ये कहाँ खोला गया है? तो तमिलनाडु में इसको खोला गया है। जो आवारे कुत्ते होते हैं उनको पकड़कर उनकी नसबंदी की जाएगी एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत, ठीक है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसके लिए ये खोला गया है। चलिए कोविड-19 से 100% वैक्सीनेशन कराने वाला भारत का पहला गांव, कोविड-19 से 100% वैक्सीनेशन कराने वाला भारत का पहला गांव वियान बना है। वियान ये कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसमें 365 लोग हैं, ठीक है। सबका याद रखिएगा कोविड-19 का टीका दोनों डोज का लग चुका है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों।
डूरंड कप, डूरंड कप, डूरंड कप ये फुटबॉल में दिया जाता है, फुटबॉल में, ठीक है, फुटबॉल के खेल में डूरंड कप दिया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये पूरे विश्व का तीसरा व एशिया का सबसे पुराना खेल टूर्नामेंट है। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1888 में हिमाचल प्रदेश में पहली बार इसको खेला गया था। इस बार ठीक है 16 टीमें इसमें भाग लेंगी, 16 टीमें इसमें भाग लेंगी। और कहाँ ये आयोजित हो रहा है? तो कोलकाता में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये 130वां संस्करण है। ठीक है, 130वां संस्करण इसका आयोजित हो रहा है। कहाँ पे? कोलकाता में। 16 टीम इसमें भाग लेंगी और इन 16 टीम में से 4 जो टीमें हैं वो सेना की हैं। 4 टीमें किसकी हैं? सेना की। ठीक है, तो इस वजह से याद रखिएगा ये डूरंड कप क्या है, काफी चर्चा में है। ये फुटबॉल में दिया जाने वाला एक प्रकार का कप है। ये विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे पुराना कप है। खेल प्रतियोगिता आयोजित करता है। भारत में सबसे पहले कब हुआ था? 1888 में हुआ था। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इस बार इसका आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। 130वां संस्करण है इसका। इसमें टोटल 16 टीमें शामिल हैं, जिसमें 4 टीमें किसकी हैं? सेना की हैं। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम इंडिया में है। ठीक है, इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। यूएनओ के 101 देश इसके सदस्य हैं। अभी हाल ही में जर्मनी ने इसकी सदस्यता ली है। ठीक है, इसकी सदस्यता ली है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो याद रखिएगा विश्व में सौर ऊर्जा के प्रति जागृत करने के लिए, विश्व में सौर ऊर्जा के महत्व को समझाने के लिए, सौर ऊर्जा के महत्व को समझाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आज अगस्त मंथ का पूरा करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। आप लोग जुलाई और अगस्त के, ठीक है, दोनों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। कल से हम लोग सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं दीपक आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।